हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए क्लास शुरू करें। पहला शब्द है हमारा एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट को आप ध्यान रखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज को एकत्रित करना, मीन्स उस चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। एक्यूमुलेट को आप कैसे याद रखेंगे? कलेक्ट के लिए याद रखेंगे, सिंपल रहेगा। तो ये तो एक इसका मीनिंग है, तो इसीलिए इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है। बट आपको एक्यूमुलेट शब्द में क्या ध्यान रखना है? कलेक्ट। कलेक्ट बेसिक शब्द है जो हमको पहले से आता है। एक्यूमुलेट मीन्स टू कलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। ये हो गया कि आप बहुत सारी चीजों को धीरे धीरे ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम चीजों को क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चीजों की मात्रा में, नंबर में क्या करना है? इंक्रीज कर रहे हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? गैदर करना, चीजों को कलेक्ट करना, असेंबल करना, एक साथ करना। पाइल अप करना मतलब उसका ढेर बना दिया आपने। होर्ड का मतलब भी होता है एकत्रित करना या मास हो गया। जैसे वी हैव एक्यूमुलेटेड सो मच मनी ओवर द ईयर्स, तो मतलब कई सालों में हमने बहुत सारा पैसा क्या कर लिया है? कलेक्ट कर लिया है। एक्यूमुलेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, इसीलिए हमने इसके सिनोनिम में क्या देखा है? वर्ब, कलेक्ट। अगर हम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन कर दें यानी एक्यूमुलेशन कर दें, एक्यूमुलेशन में यहाँ तक सब कुछ सेम रहेगा, पीछे आप जो है ई हटा के आई ओ एन लगा दोगे तो ये बन गया नाउन। तो एक्यूमुलेशन बन गया नाउन, तो अब हम कलेक्ट की बजाय क्या लगा देंगे? कलेक्शन। तो ये बन गया इसका नाउन। सिंपल है, मतलब एकत्रित। डन हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फैसिलिटेट। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? किसी काम को आसान बना देना, उस काम को संभव बना देना। टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, मतलब उसको ईज, स्मूथ, असिस्ट, प्रमोट। एक्सपीडाइट का मतलब ये होता है उसको स्पीड अप कर दिया, और स्पीड अप, एक्सपीडाइट का मतलब किसी चीज को स्पीड अप कर देना। फैसिलिटेट का मतलब किसी काम को आसान बनाना या उसको संभव बनाना। जैसे न्यू रैंप विल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ द व्हील चेयर। रैंप मतलब आप ऐसे मान के चलिए ना कि ये जो है ये दरवाजा है, ठीक है, ये हमारा मेन डोर है और बीच में जो है वो मान लो एक नाला है। तो अब यहाँ से यहाँ तक व्हील चेयर को चढ़ाने में दिक्कत आती है, बट हमने इस तरीके से वहां पे एक मान लो उसको लगा दिया, इसको हम रैंप कह देते हैं, जिससे गाड़ियां वगैरह भी जो होती हैं वो ट्रक वगैरह में चढ़ाई जाती है। तो ये बना दिया, इससे क्या होगा? व्हील चेयर को चढ़ा पाना आसान हो जाएगा, उस चीज को पॉसिबल हो जाएगा, उसको इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीमलेस ट्रांजिशन। सीमलेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। सीमलेस का मतलब एकदम परफेक्ट, कोई कमी नहीं है। जैसे अगर ना मेकअप है, मेकअप को अगर हम सीमलेस कह रहे हैं तो मतलब आपको वो चेहरे पे ना साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा कि अबे कितना ज्यादा मेकअप इसने किया हुआ है। बहुत स्मूथ है और बिल्कुल एकदम इवन लग रहा है, यूनिफॉर्म लग रहा है वो। जैसे अगर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में जब हम कट लगाते हैं, उसको अगर हम सीमलेस कह रहे हैं तो वो जो आपके जो बदलाव हो रहे हैं, जो सीन्स के अंदर में चेंज हो रहा है, वो इतना अच्छे से उन्होंने क्या हुआ है कि उसमें आप चेंजेस को पता ही नहीं लग पा रहा है कि अच्छा ये इस शॉट के बाद में दूसरा था, मतलब आप कट को नहीं पहचान पा रहे हो। तो उसको हम बोलते हैं सीमलेस। सीमलेस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो एकदम परफेक्ट है, फ्लॉलेस है, कनेक्टेड है, ऐसे नहीं लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, आप उसमें आप नोटिस ही नहीं कर पा रहे कि इसमें यहाँ पे कट लगा है, बिना ब्रेक के है वो चीज। अब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बदलाव। सीमलेस ट्रांजिशन मतलब एक बदलाव या शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट, फेज और अ प्रोसेस टू अनदर। मतलब हम चेंज कर रहे हैं, है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और वो कैसे हो रहा है? वो बहुत स्मूथली हो रहा है और किसी भी नोटिसेबल डिसरप्शन या डिफिकल्टीज के, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है, इतना वो सीमलेस है। तो सीमलेस अगर आप जैसे ट्रांजिशन है तो उसको मतलब क्या हुआ कि बहुत स्मूथ तरीके से उसमें चेंज होना कि ऑडियंस उसको नोटिस ही नहीं कर पा रही है। स्मूथ यानी कि सीमलेस ट्रांजिशन बिटवीन द शॉट्स वेयर द व्यूअर डजंट नोटिस द कट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाउट। टाउट का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब हो जाता है किसी भी चीज को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं,
बार बार उस चीज की आप तारीफ कर रहे हैं, ताकि आप जो लोग हैं उनको एंकरेज कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें कि वो आपके सामान को खरीदें, उसको स्वीकार करें या उसको पसंद करें। तो टाउट का मतलब क्या होता है, अपने सामान को बेचने के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में आप उसको तारीफ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। सिनोनिम्स: एडवर्टाइज, अनाउंस, प्रमोट। एक्सटोल का मतलब भी तारीफ करना होता है, अक्लेम या प्रेज। जैसे सेवरल इंश्योरेंस कंपनीज टाउट देयर सर्विसेज ऑन लोकल रेडियो। तो बहुत सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपनी सर्विसेज को कहाँ पे प्रमोट करती हैं, आपकी लोकल रेडियो पर। डन। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरहॉल। ओवरहॉल का मीनिंग जो है वो रिपेयर होता है, किसी चीज की मरम्मत करवाना, उसको सही करवाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है। आप हमेशा जब भी ओवरहॉल याद रखेंगे, आप रिपेयर या इम्प्रूव के सेंस में उसको याद रखेंगे। अगर हम कभी भी किसी चीज को रिपेयर करवा रहे हैं, उसको इम्प्रूव करवा रहे हैं, तो हमारा पर्पस ये है कि ताकि वो अच्छे से काम कर सके। सिनोनिम्स: रिपेयर, रिफर्बिश, मेंड करना मीन्स उस चीज में चेंज करना, उसको सुधार करना। रीबिल्ड, रेनोवेट। रेनोवेट अगर आपको शब्द सुनाई दे तो जनरली हाउस जो होती हैं या जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको रेनोवेट किया जाता है, उनमें मरम्मत करवाई जाती है, उनको दोबारा से, मान लो आपका पेंट हो गया या जो आपका कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का काम है उसमें खराब हो गई है, दीवारें खराब हो गई हैं, क्रैक्स आ गए, तो वो सब जो चीजें आ जाती हैं वो घर के सेंस में रेनोवेट होता है, रिस्ट्रक्चर हो गया। तो आप ओवरहॉल को रिपेयर से रिफर्बिशमेंट, रीबिल्ड, रेनोवेट या रिस्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि जो बैंक रेगुलेशंस हैं, जो बैंक के लॉ हैं, जो नियम हैं, उनको ओवरहॉल किया जाए, मींस उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसको चेंज किया जाए। अंडर द अम्ब्रेला की अगर हम बात करें तो इसको आप ऐसे मत समझिएगा कि मैम एक छाता है और छाते के हम नीचे, आप ऐसे भी समझो तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब इसको एक फिगरेटिव सेंस में कैसे यूज करते हैं कि मान लो एक आपकी मेन कंपनी हो जाती है, ये एक आपकी मेन कंपनी है और इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट इसने डिवाइड कर रखे हैं, बहुत अलग अलग सेक्टर में है। तो अगर हमें सपोज पता नहीं है, बाद में कहते अरे तुझे पता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना वो इस कंपनी का है, तो यानी इसकी अम्ब्रेला कंपनी जो है वो ये है, ठीक है। सो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना। सो जैसे द न्यू प्रोजेक्ट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट। जो नया प्रोजेक्ट है ना ये आपके रिसर्च डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनेसिस। जेनेसिस का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और आप हमेशा याद रखेंगे किसी भी चीज के आरंभ, शुरुआत के रूप में, द बिगिनिंग और ओरिजिन ऑफ समथिंग। सो ओरिजिन, बिगिनिंग, स्टार्ट, आउटसेट, डेवलपमेंट या बर्थ। सो ही एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसने क्या एक्सप्लेन किया, उस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कैसे हुई होगी या उस प्रोजेक्ट को बिगिन कैसे किया था, ये चीज उसने एक्सप्लेन की। नेक्स्ट है हमारा डेटा सेट, स्लेटेड। डेटा सेट का क्या है, जो आपके अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, जब हम उसको एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम एक करेक्ट इंफॉर्मेशन में बदल देते हैं, डेटा को जब हम इंफॉर्मेशन में बदल के उसको कलेक्ट कर लिया तो वो सेट बन गया, वो ग्रुप बन गया। और स्लेट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी चीज को शेड्यूल कर दिया कि हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। सो डेटा सेट का मतलब क्या हो गया, वो जो प्लान है, शेड्यूल है या एक्सपेक्टेड है, उसका इस्तेमाल होना फ्यूचर में। नेक्स्ट हमारा रोल आउट है, ये हमारा फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज को ऑफिशियली लॉन्च करना, उसको इंट्रोड्यूस करना। सो टू ऑफिशियली लॉन्च और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोजेक्ट और सर्विस। तो सिनोनिम्स: लॉन्च, इंट्रोड्यूस, बिगिन, इनिशिएट, एक्टिवेट या इम्बार्क ऑन। सो जो कंपनी है उसने रोल आउट किया अपने प्लान्स को फास्टर देन दैट ऑफ एनी अदर इन देयर फील्ड। तो मतलब मान लो आप जानते हैं कि सेम प्रोडक्ट को कई सारी कंपनीज बेच रही होती हैं और इन सब के नाम ABCD कर दिए, तो अब जो A कंपनी है इसने बाकी जो इसकी सेम कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे पहले ही अपने प्लान को क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्केट में। सो रोल आउट का मतलब किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, उसको लॉन्च करना। नेक्स्ट है हमारा फ्लैग्ड इशू। तो अगर हम बात करें, ये एक आ जाता है आपका फ्लैग अप, और फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना, ठीक है, उस चीज को एम्फेसाइज करना, उसको पॉइंट आउट करना।
तो ये होता है फ्लैग अप। अब जैसे यहाँ पे जो हमने आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्लैग द इशू, इसका मतलब कि जो एक इशू है उसको हमने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है कि इसके ऊपर में हमें और स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि इसको अभी और रिव्यू करने की और चेक करने की और इन्वेस्टिगेशन करने की, या फिर ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो काम है, इसको हमें प्रायोरिटी देना है। जैसे सपोज करो आज के लिए आपने एक टू डू लिस्ट बनाई कि आज मैंने क्या क्या काम करने हैं, और आपने 1 2 3 करके 5 6 तक ऐसे लिख लिया, बट आपको पता चला कि जो सेकंड नंबर का काम है ये मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका काम पहले होना जरूरी है, तो आपने उसको अलग से हाईलाइट कर दिया, यानी आपने उसको फ्लैग कर दिया। तो फ्लैग करने का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को आपने मार्क कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया, ताकि आप उसको ध्यान दे सकें कि इसको स्पेशल अटेंशन, स्पेशल केयर की जरूरत है। अब यहाँ पे क्या है, आई थिंक देयर आर मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज एंड आई जस्ट वांटेड टू फ्लैग दैट अप। तो मान लो कोई बातचीत चल रही है, कोई फालतू बात चल रही है, लेकिन आपने कहा कि मुझे लगता है कि और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं और मैं उन इश्यूज को हाईलाइट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है कि अब हम जो है वो चीजों के अंदर बदलाव कर रहे हैं। क्यों बदलाव कर रहे हैं, सो दैट का मतलब ताकि हो गया, ताकि वो जो चीजें हैं वो सिमिलर हो, एक दूसरे से कंसिस्टेंट हो, और जो रूल्स हैं वो उन सब रूल्स को वो चीजें आपस में फॉलो करें, जो भी एक प्रॉपर और एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या हुआ, चीजों को एक यूनिफॉर्म बना दिया कि सब लोग सेम तरीके से उन चीजों का इस्तेमाल करें, सब लोगों के लिए जो रूल्स हैं, जो फॉर्मेट है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। तो हमने उसको सिस्टम आपका सिस्टमैटिक कर दिया, यानी सिस्टमेटाइज, क्योंकि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, उसको यूनिफॉर्म बना देना, नॉर्मलाइज, इक्वलाइज या ऑर्गेनाइज। जैसे जो इंडस्ट्री है, जो उनके प्रोसीजर्स हैं, जो उनका प्रोसेस है, वो करने के तरीके को क्या कर दिया है, आपका यूनिफॉर्म कर दिया है। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर में प्रतिबंध लगा देना, उसको आपने क्या कर दिया कि ये चीज बैन है, ये चीज अलाउड नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, दैट टू से दैट समथिंग इजंट अलाउड बाय लॉ, यानी उस पे आपने प्रतिबंध लगा दिया। फॉरबिड, बैन, बार, प्रोस्क्राइब, आपको याद होगा हमने अपनी क्लास में प्रीस्क्राइब किया था, आप मुझे बताइएगा प्रीस्क्राइब का मतलब क्या है। उस चीज को प्रिवेंट करना, फॉरबिड या स्टॉप। जैसे लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया है कि इस एरिया के अंदर में आप स्मोक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्टेन टू समथिंग। पर्टेन का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित, दैट मीन्स टू बी कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इवेंट और सिचुएशन। सो पर्टेन टू का मतलब हुआ किसी भी चीज से संबंधित होना। सिनोनिम्स, रिलेट टू, कंसर्न टू, अप्लाई टू, बिलोंग टू या रेलेवेंट टू। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस जो थे, जो इस केस से संबंधित थे, उनको क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। डन। सो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो अपार आईडी के बारे में है। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वेरी गुड, नहीं है तो आज के आर्टिकल से आपको रीडिंग के साथ साथ में बहुत एक इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। सो लेट्स सी व्हाट इज द आर्टिकल। इज द अपार आईडी फॉर स्टूडेंट्स मैंडेटरी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या जो अपार आईडी है वो स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, वो कंपलसरी है। तो इसमें देख लेते हैं आज हम किन किन क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज अपार स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर का मतलब इसका कंप्लीट नेम क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, सो अपार की फुल फॉर्म क्या है, पहला ये है। व्हाट आर इट्स टाउटेड बेनिफिट। टाउटेड का मतलब है जिनको क्लेम किया जा रहा है, जिनको एडवर्टाइज किया जा रहा है, वो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। Are state governments and school authorities pushing for its large scale adoption? क्या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो स्कूल अथॉरिटीज हैं वो लोग, वो स्टूडेंट्स को, वो पेरेंट्स को पुश कर रहे हैं कि वो इसमें अपना एनरोल कराएं। Is the collection of personal data of minors without a backing law constitutional? क्या जो माइनर्स हैं, मतलब जो स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एज जनरली 18 से कम होती है, तो उनके पर्सनल डेटा को कलेक्ट करना, क्या ये एक चीज कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भी बिना किसी लॉ के।
और जो डिजिटल एक्टिविस्ट हैं उनका क्या कहना है। सो ये सब चीजें हैं, ये सब पॉइंट्स हैं जो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो द स्टोरी सो फार मीन्स अभी तक क्या हुआ है। Activists and parents are worried about the rapid push by schools to generate an APAR ID. So जो एक्टिविस्ट हैं और जो पेरेंट्स हैं वो क्या हैं, वो चिंतित हैं किस चीज को लेके, जो तेजी से जो उनको पुश किया जा रहा है स्कूल्स के द्वारा कि वो अपने बच्चों की अपार आईडी जनरेट करवाएं। आप जानते होंगे अपार जो है वो एक पार्ट है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो आपकी 2020 में आई थी, और ये एक रिकॉर्ड कीपिंग रिफॉर्म है। While it is voluntary, states and school authorities have pushed students to enroll in it. तो अभी जो कंट्रोवर्सी है वो यही है कि ये एक वॉलेंट्री है, मीन्स आप अपनी इच्छा से इसमें एनरोल करवा सकते हैं और नहीं भी आप नहीं चाहते तो नहीं करवा सकते। लेकिन अभी क्या है, अभी जो स्टेट्स हैं और जो स्कूल अथॉरिटीज हैं वो स्टूडेंट्स को फोर्स कर रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं कि वो इसमें अपना एनरोलमेंट करवाएं। यहाँ तक क्लियर है। सो इसमें हमने क्या पढ़ा, जो एक्टिविस्ट और जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित हैं कि जो स्कूल्स के द्वारा उनको पुश किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने बच्चों की अपार आईडी जनरेट करवाएं। अपार जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है, एक रिकॉर्ड कीपिंग रिफॉर्म के फॉर्म में, और ये इसका जो नेचर है ये वॉलेंट्री है, लेकिन अभी स्कूल्स जो हैं, जो स्टेट्स हैं, वो फोर्स कर रहे हैं, और स्पेशली जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। सो अपार का जो स्टैंड मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोल, इसमें अगर आप एनरोल करवा लेंगे तो आपके सारी क्लासेस के जितने भी अचीवमेंट्स हैं, चाहे आपके वो एकेडमिक के हो, एक्स्ट्रा करिकुलम के हो, या आपने अपनी स्किल्स के लिए हो, हर एक चीज इसमें आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपकी स्टोर हो जाएगी, और आप कभी भी कहीं भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट को 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और जिसके थ्रू वो अपनी आईडी को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो रजिस्ट्री है वो अलाउ करती है, इनेबल्स का मतलब क्या हो गया, अलाउ करना, व्हाट द गवर्नमेंट डिस्क्राइब्स एज द वन नेशन वन स्टूडेंट्स आईडी, कि मतलब अब एक स्टूडेंट की एक ही आईडी है, चाहे वो किसी भी स्टेट में पढ़ रहा हो या किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, है ना। इन ऑर्डर टू, इसका पर्पस क्या है, ताकि जो एक्यूमुलेट मीन्स जो कलेक्ट कर सके और जो स्टोर कर सके उनके एकेडमिक अकम्पलिशमेंट्स, मतलब उनके जो अचीवमेंट्स हैं। ठीक है, सो इसका पर्पस है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, की हर एक स्टूडेंट की एक ही आईडी होगी और जो ऑल ओवर इंडिया में वो चीज वैलिड होगी, स्कूल टू स्कूल ये चीज नहीं डिफर करेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो वहां पे स्टोर कर ली जाएंगी और कलेक्ट की जाएंगी, और इससे क्या होगा, फैसिलिटेट का मतलब किसी चीज को स्मूथ बनाना, इजी बनाना, कि जो सीमलेस ट्रांजेक्शंस बिटवीन इंस्टीट्यूशंस फॉर द परस्यूट ऑफ फर्दर एजुकेशन। तो अगर एक स्टूडेंट को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेना है या उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उसका वो जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो बहुत सीमलेस होगा, वो बहुत स्मूथ होगा, बिना किसी डिफिकल्टी के होगा। आपने अपने स्कूल में, जो नया स्कूल है वहां पे अपनी आईडी दे दीजिए और आपका सारा का सारा एकेडमिक जो चीजें हैं वहां पे उनको एक्सेस हो जाएंगी, तो आपको जो फिजिकल पेपर वर्क है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब क्या है, जो अपार आईडी है इसको लिंक किया जाएगा आधार के साथ में, ताकि किसी भी तरीके का फ्रॉड या डुप्लीकेसी ना हो सके। और फिर जो ये आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये कहाँ पे स्टोर की जाएगी, आपके डिजी लॉकर में। रजिस्ट्री प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद द स्टैंडर्डाइज्ड डेटा ऑन देयर मार्कशीट्स एंड इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन। इससे और क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स को क्या चीज प्रोवाइड करती है, कि जो उनकी इंफॉर्मेशंस है, ठीक है, वो उनकी मार्कशीट पे हो या उनके स्कूल्स में हो, वो यूनिफॉर्म रहेगी, वो सेम जैसी रहेगी। द सिस्टम इज टाउटेड, टाउट का मतलब किसी चीज को आप ऐसा दिखा रहे हैं, उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, एज अ वे फॉर डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू रैपिडली प्रोसेस एंड वेरीफाई एनी गिवन स्टूडेंट्स एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स।
अब जो सिस्टम है वो अपने आप को कैसे एडवर्टाइज कर रहा है कि वो अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो तेजी से इस प्रोसेस को बढ़ाएं, और जो भी उनके स्टूडेंट्स की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब जो उनके रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वेरीफाई करें। अपार कैसे जनरेट होगा? इज जनरेटेड थ्रू द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। आप इसके बारे में जानते हैं, ये पोर्टल है विच कंटेन, जिस पे आपके जो स्टूडेंट्स की जो रीजनल एकेडमिक स्टैटिक्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है एंड डेटा ऑन स्कूल्स, टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, वो वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और इसी के थ्रू आपका अपार आईडी भी लिंक्ड हो जाएगी। डन है। आईडी इज अ की एस्पेक्ट, मीन्स एक फीचर है आपका न्यू एजुकेशनल पॉलिसी का, जो मैंडेट करता है, कंपलसरी बनाता है, जो भी एजुकेशन डेटा है उसमें बदलाव किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। फिजिकल चीज़ों से अब हम अपने आप को डिजिटलाइज करने की एक कोशिश है। Collection of policy making and analysis. Education Ministry has been pushing schools affiliated with the Central Board of Secondary Education, means CBSE, to get 100% saturation with respect to स्टूडेंट्स रजिस्टरिंग फॉर एन अपार आईडी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो पुश कर रही है, वो फोर्स कर रही है स्कूल्स को, और स्पेशली कौन से स्कूल जो आपके सीबीएसई के स्कूल्स हैं उनको फोर्स कर रही है कि वो 100% सैचुरेशन ले। 100% सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट, कि वो 100% एनरोलमेंट करवा ले अपने स्टूडेंट्स का अपार आईडी में। यही क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बताया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये आपका वॉलंटरी इन नेचर है, तो फिर इसमें आप इसको मैंडेटरी और कंपलसरी कैसे बना सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या हुआ, क्या अपार जो है ये एक मैंडेटरी है? आई होप आपको अपार के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक आईडी क्रिएट होगी। अब अगर आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पढ़ेंगे, आपका एक ही आईडी होगा, स्कूल टू स्कूल आईडी नहीं वेरी करेगी, स्टेट टू स्टेट आईडी नहीं वेरी करेगी। इसमें एक आपका तरीके का ऐप हो गया जहाँ पे आप अपना जो जितना भी आपका एकेडमिक इंफॉर्मेशन है वो सब वहाँ पे स्टोर की जाएगी, और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे इसमें आप फ्रॉड होने के चांसेस डिक्रीज हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी, एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा। जो स्टूडेंट अपार आईडी से लिंक्ड हैं वो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनके लिए उनमें इजी हो जाएगा। तो ये सब यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हैं। अब क्वेश्चन है कि जब ये वॉलेंट्री है तो फिर ये मैंडेटरी कैसे हो सकता है? सो अपार जो है वो मैंडेटरी नहीं है अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट पोस्टेड ऑन द आईडीज ऑफिशियल साइट। तो जो आपके डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल साइट पे पोस्ट हैं उसके हिसाब से तो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो सर्कुलर सीबीएसई के द्वारा पोस्ट किए गए थे या एफएक्यू पेजेस, एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जो पेस्ट पब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो सीबीएसई के द्वारा सर्कुलर्स हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो एफएक्यू पेज है, अगर आप अपार आईडी गवर्नमेंट का पेज ओपन करेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा एफएक्यू, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आपको इसके बेनिफिट्स, इंफॉर्मेशन सब मिलेगी। तो वहां पे इस चीज को क्लियर नहीं किया गया है कि ये मैंडेटरी है या आपका वॉलंटरी है। गवर्नमेंट हैज इंस्टेड, और इसकी बजाय गवर्नमेंट ने किन चीज़ों को डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर आप पेज ओपन करेंगे तो इसके बेनिफिट्स स्टूडेंट्स के लिए, जैसे परमानेंटली आपका डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपको ट्रांसफ़र करवाना है एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम, आपका एडमिशन, जॉब एप्लीकेशन, स्किलिंग, अपस्किलिंग एंड सो ऑन, तो इसके बेनिफिट्स दिए हुए हैं। But there is no law mandating its use. The CBSE and states like Uttar Pradesh have laid out expectations to school under their umbrella that the ID should be issued to all students. अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो सीबीएसई है और जो स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, ये क्या कर रहे हैं, ये स्कूल्स के ऊपर में कंपलसरी बना रहे हैं कि उनकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेन एनईपी है, उसके तहत में बच्चों की आईडी इशू हो जानी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की। और पेरेंट्स ऑफन डू नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन विच क्लियरली स्पेल्स आउट द प्रोग्राम इज वॉलेंट्री। और पेरेंट्स को भी इस चीज़ के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये वॉलेंट्री है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स का कॉन्सेंट लगेगा।
क्योंकि बच्चे जो है माइनर हैं तो वो खुद से इस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते, अपनी खुद का कंसेंट नहीं दे सकते अपने स्टोरेज के लिए। The Union government reconfirmed the optional nature of APAR in response to Parliament query in December 24। और जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस बात को रिकन्फर्म किया था कि जो ये अपार है जो आपकी, ये एक आपका वॉलेंट्री इन नेचर ही है। अब अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा कंसर्न ये है कि इसकी डेटा सिक्योरिटी को लेके क्या है। There is still a lack of clarity over the genesis of the APAR program। अभी भी जो है वो क्लैरिटी नहीं है किस चीज को लेके, इस प्रोग्राम की बिगनिंग, इस प्रोग्राम के ओरिजिन को लेके। When the Internet Freedom Foundation (IFF) attempted to file a right to information application on its policy documents, the Union government transferred the advocacy application over 30 times with no clear answer for months। अब जो आपका इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए जब उन्होंने अपना एप्लीकेशन फाइल किया, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने उसकी ये जो डिमांड है, जो ये एप्लीकेशन है, उसको 30 टाइम्स क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और कोई भी क्लियर आंसर नहीं दिया। So data sets slated to be collected through APAR enrollment are not limited to just educational certificates and grades, but spread far and wide, the IFF wrote on in 2023। तो अब जो देखो यहाँ पे क्या है, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, ठीक है, आपके इस अपार एनरोलमेंट में, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स तक, ये आपके बहुत ज्यादा है। और यही एक कंसर्न है आपका जो आपका इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, ठीक है, उनका क्या है कि द लार्ज स्केल कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ माइनर्स विदाउट अ लॉ टू बैक इट अप द IFF आर्ग्यू इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उनका कहना है कि जो इतने लार्ज स्केल पे क्योंकि देखो उनका जितनी भी एकेडमिक करिकुलम या फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन है, वो सारा का सारा डेटा वहां पे लिंक्ड होगा, ऊपर वहां पे स्टोर्ड होगा, ऊपर से वहां पे उनका आधार कार्ड भी इसमें लिंक्ड होगा। तो ये सो जो इंफॉर्मेशन है, अब जो लार्ज स्केल पे जो कलेक्शन किया जा रहा है वो भी माइनर्स की, तो इससे क्या है, ये चीज आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके साथ साथ में टीचर्स का भी कहना है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अपार की नीड क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो डेटा आपको चाहिए अपार के लिए वो ऑलरेडी हमने कलेक्ट किया हुआ है, जो ये UDISE प्लस है। इसीलिए थस डुप्लीकेटिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन स्कूल। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्कूल्स के ऊपर में वर्कलोड है वो इंक्रीज होगा और सिर्फ डुप्लीकेसी क्रिएट होगी, क्योंकि जो आपको रिकॉर्ड्स चाहिए वो तो ऑलरेडी स्कूल के पास में है। इसके साथ साथ में एडिशनली जो आपका सेक्शन 9 है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, वो स्पेशली इस चीज को प्रोहिबिट करता है, उसको बैन करता है कि अगर आप ट्रैक कर रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं बच्चों के जो बिहेवियरल या फिर आप क्यों, ये जो चीजें हैं ये क्या है, प्रोहिबिटेड है, क्योंकि आप उनकी इंफॉर्मेशन से आप उनको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग करेंगे जो बच्चों के लिए हैं। और ये चीज जो है आपके सेक्शन 9 का जो डिजिटल पर्सनल एक्ट प्रोटेक्शन है उसमें कंप्लीटली इस चीज को प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप बच्चों के ट्रैक नहीं कर सकते। Having open application programming interface and channels of data sharing without any robust safeguard can expose children's data to third party who may use it for such purposes। दूसरा क्या है कि जो ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है और आपका वो जो मीडियम है जहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स के डेटा को शेयर कर रहे हैं बिना किसी रोबस्ट सेफगार्ड्स के, रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ये चीज क्या कर सकती है, जो बच्चों की इंफॉर्मेशन है उसको थर्ड पार्टी तक ये चीज जा सकती है और जो इस चीज का मिसयूज कर सकते हैं। बिफोर इट इज रोल्ड आउट, मतलब रोल्ड आउट मतलब किसी चीज का शुरुआत होना, एनी सच इंटरफेसेस मस्ट बी सिक्योर्ड एंड लीगल सेफगार्ड्स पुट इन प्लेस। तो उनका कहना है कि इस चीज को शुरू होने से पहले क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड और लीगल सेफगार्ड होने चाहिए। इसके साथ साथ में ये क्या करता है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अपार फ्रेमवर्क टू एंश्योर साइबर सिक्योरिटी एज द डेटा बीइंग प्रोसेस्ड पर्टेन्स टू चिल्ड्रन। और उनका क्या कंसर्न है
कि जो अपार फ्रेमवर्क है उसके ऊपर में ये और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड कर देता है कि उन बच्चों की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट रहे, उसको एकदम कोई भी वो थर्ड पार्टी तक ना पहुंचे, क्योंकि जो ये डेटा है वो किससे रिलेटेड है कि माइनर से रिलेटेड है, ये बच्चों से रिलेटेड है। अब अगर हम देखें कि अपार आईडी को जनरेट कैसे किया जाना है, तो टीचर्स एंड स्कूल्स आर टेकिंग द लीड इन गाइडिंग पेरेंट्स टू जनरेट एन अपार आईडी फॉर स्टूडेंट्स। तो जो टीचर्स हैं और जो स्कूल्स हैं उनको जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करनी है, उनको मोटिवेट करना है कि वो अपने बच्चे की अपार आईडी जनरेट करवाएं। उसके बाद में जो स्कूल है वो वेरीफाई करेगा स्टूडेंट की डेमोग्राफिक डिटेल्स, जैसे कि उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में पेरेंट्स को क्या दिया जाएगा, एक कॉन्सेंट फॉर्म दिया जाएगा। कॉन्सेंट का मतलब आप अग्री हो रहे हैं कि हम आपके बच्चे की इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में मतलब क्या करवा सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो अनदर स्टेप होगा वो ऑथेंटिकेशन का होगा, जो स्कूल के द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। कुछ पेरेंट्स ने इस चीज को लेके इशू फ्लैग किया है, मतलब उन्होंने हाईलाइट किया है कि इसमें क्या हो सकता, क्योंकि इसमें जो आधार कार्ड में आपका नेम है और जो स्कूल में नेम है वो मैच होना चाहिए, and the user must use the correct and inaccurate data and resubmit their request to generate the APAR ID, an official document states. इज देयर अ वे टू ऑप्ट आउट, मतलब क्या अगर हम इसमें एनरोल नहीं कराना चाहते हैं तो क्या हम इसे ऑप्ट आउट हो सकते हैं, मीन्स अपने आप को हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो यस, पेरेंट्स के पास में ऑप्शन है कि वो स्कूल्स को ये दे दें कि हम इसमें अपना अपार आईडी जनरेट नहीं करवाना चाहते। द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर हैज प्रोवाइडेड अ टेम्पलेट का मतलब एक मॉडल on its website which parents wishing to opt out of the scheme can edit and send to their school। तो मतलब ये जो आपका सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर है उन्होंने ये एक ऑप्शन दिया है अपनी वेबसाइट पे, जिसमें पेरेंट्स जो चाहते हैं कि वो इस स्कीम को नहीं अवेल करना चाहते हैं वो ऑप्ट आउट के ऑप्शन को ले सकते हैं। हाउएवर, लेकिन जो अभी रिसेंट में जो चीजें हो रही हैं वो क्या है कि वो प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर, स्कूल अथॉरिटीज के ऊपर, कि वो लोकल लेवल पे जो अपार जनरेशन करवाएं। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस को हम लोग एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, उन्होंने क्या बोला है, हैज वार्न्ड ऑफ मिसमैच बिटवीन अपार जनरेशन इन स्कूल एनरोलमेंट डेटा। तो उत्तर प्रदेश ने क्या वार्न किया है कि जैसे स्कूल में तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं बट अपार में आप लोग ने कम स्टूडेंट्स को एनरोल करवाया हुआ है, तो ये मिसमैच क्यों है ना। इन स्पाइट ऑफ द वॉलंटरी नेचर ऑफ द प्रोग्राम एंड थ्रेटन टू डी रिकॉग्नाइज सम मदरसास दैट हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोसेस। इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, अब क्या है कि ये जो है ये वॉलंटरी नेचर में है, उसके बाद भी स्कूल्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, और कुछ मदरसास को कह रहे हैं कि आपको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे अगर आपने इस प्रोसेस को शुरू नहीं किया तो। डिजिटल राइट्स एडवोकेट्स ये क्या कह रहे हैं, parents have had success in persuading schools to opt out by providing relevant paperwork to show the voluntary nature of APAR। अभी तक जो आपके ये डिजिटल एक्टिविस्ट हैं या पेरेंट्स हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं अपनी बात को इन्फ्लुएंस करने में, अपनी बात को मनवाने में कि हम नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो इसका नेचर है वो आपने वॉलंटरी है, तो आप हमारे ऊपर इसको कंपल्शन नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि अपार आईडी क्या है, अपार का फुल फॉर्म क्या है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैंडेटरी नहीं होने के बावजूद भी इसको स्टेट्स और स्कूल्स पेरेंट्स के ऊपर में प्रेशराइज कर रहे हैं। और कंसर्न क्या है कि अगर हम एक ओपन प्लेटफॉर्म पे इतना सारा रिकॉर्ड अगर हम माइनर्स का अपलोड कर देंगे तो इससे जो है उनके डेटा को गलत तरीके से यूज किया जा सकता है। इज इट डन? आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।